अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एमडी कैट के पास पेपर्स को, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने जो है ख़त्म कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 7 ये एमडी कैट के लिहाज से एक ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है बनते हैं हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स से। तो कम अज़ कम 2 से 3 एमसीक्यूज तो लाजमी बनते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं एमडी कैट के वो आप तक जो है पहुंचते रहें, क्योंकि पेपर जो है बहुत करीब है। 5 अक्टूबर को आप लोगों के पेपर हैं एमडी कैट के, जो टेस्ट है आपका। तो उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि भाई पूरे जो है जितने भी हमारे पास पास पेपर्स के चैप्टर सिलेबस जो है एमडी कैट का, उसको हम पास पेपर वाइज कवर कर लें। तो मैं समझता हूँ अगर पास पेपर्स आपने कवर कर लिए, तो पास पेपर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपने कवर कर लिए पूरे, जो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ, तो मैं समझता हूँ 80 to 90% स्कोर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 15% ऐसा है जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आप 100% आप पेपर उठाते हो, एमसी केमिस्ट्री की बात करो, तो 15% एमसीक्यूज आपके बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, थोड़े मुश्किल होंगे। और बाकी जो 85% है उसमें से 20%, 15 या 20% जो है बिल्कुल आसान होते हैं, और बाकी के जो परसेंट है बचता है वो 60% वो जो है आपका मॉडरेट ट्रैक होता है, कि मतलब वो दरमियान से बिल्कुल आता है, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना ज़्यादा आसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने जो है ये पूरा कर लिया कॉन्सेप्ट वाइज, तो 80 to 90% यानी कि वो 85% तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। वो जो 85% जो आपका बचा वो आपके लिए कोई मसला नहीं है। बाकी 15% के अंदर मैं समझता हूँ 5% तो आपको वहां पे भी अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स का। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास। कह रहे हैं आपसे, द रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ वोल्टाइक सेल इज। भाई वोल्टाइक सेल, अच्छा वोल्टाइक सेल पहले तो ये बताऊं कि भाई वोल्टाइक सेल हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल को। आइए, जैसे हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है तो उसी को जो है हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप ये सारी चीजें नोट करो। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भाई क्यों प्रोड्यूस होती है? द रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, कौन सा रिएक्शन है जिसकी वजह से गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है? तो क्या वो हाइड्रोलाइसिस है? तो एक एक करके आए सारे ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? अब यही एमसीक्यूज तो नहीं आना। और हाइड्रोलाइसिस समझता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड यूजिंग वाटर। पानी की वजह से कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो जाए तो हम बोलते हैं भाई हाइड्रोलाइसिस हो गया। जैसे कि एक मशहूर जमाना रिएक्शन है कि भाई नमक का पानी के साथ रिएक्शन कर दिया, तो आपको पता है नमक पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? एसिड बनाता है, और साथ साथ बेस बनाता है, HCl बनाएगा और NaOH बना देगा। तो क्या इसके वजह से, इस रिएक्शन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई फैक्टर है गैल्वेनिक सेल के अंदर? नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर तो हमने देखा ही नहीं अभी भाई। बस सिर्फ वो वाटर को डिसोसिएट वो कर दिया, नमक डाल के जो है पानी में मिक्स कर दिया, तो भाई पानी की वजह से NaCl टूट गया, तो हमने बोला भाई हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो कोई फैक्टर नहीं है। ऑक्सीडेशन, आपको पता है ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन होती है। सबसे पहली डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। ठीक है, अच्छा, तो क्या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? फिर एक होता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एट अ टाइम दोनों चीजें चल रही हो, जैसे ऑक्सीडेशन भी चल रही हो और साथ साथ रिडक्शन भी चल रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब गैल्वेनिक सेल है हमारे पास ये। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है? एक ये पूरा सेल होता है जिसके अंदर एक एनोड होता है, पॉजिटिव वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड।
नेगेटिव बना होता है Zn का बना हुआ होता है, और एनोड जो बना हुआ होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है, Cu का बना होता है। ठीक है, अब देखो Zn कन्वर्ट हो गया +2 में, यानी कि एटम से आइंस के अंदर जब कन्वर्ट हुआ, ये आइंस के अंदर कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव आइंस के अंदर, तो उसने क्या किया, पॉजिटिव आइंस मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पे, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। अच्छा, ये पॉजिटिव नजर तो नहीं आ रहा, सही है। तो एक तरफ एडिशन होगी, सही है, और एक तरफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड के ऊपर आपको पता है क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमने जो है थोड़ा उल्टा कह दिया था शायद। तो यहां पे एक तरफ रिमूवर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक तरफ जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब दोनों चीजें एट अ टाइम हमारे पास चल रही हैं, ऑक्सीडेशन भी चल रहा है और साथ साथ रिडक्शन भी चल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है यहां पे, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है ना एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो जिसकी वजह से देखो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल कर रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रेवल कर रहा है और ये जा रहा है किसके पास, एनोड के पास, यानी कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन यहां पे रिमूव होके ये जा रहा है एनोड के पास। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब एट अ टाइम यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है। तो इसलिए सिर्फ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन पे नहीं के ऑक्सीडेशन का ऑप्शन नहीं लगा सकते, ना ही स्पेसिफिक रिडक्शन का ऑप्शन लगा सकते हैं। हम जाएंगे किसके साथ, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को मैं बता चुका हूं 2-3 दफा वीडियोस के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पास, करंट को पास होने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और या तो आइंस चाहिए होता है। अब आइंस तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो है ना, इलेक्ट्रॉन तो मिल रहे हैं ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आराम से हो जाएगी। तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस कैन बी स्टडीड बाय डैश मेथड। रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइंस किस चीज, कौन से मेथड के अंदर, इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम आइंस के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं जब। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास डायलेटॉमिक मेथड। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वॉल्यूम इज चेंज इन अ रिएक्शन। इस मेथड को हम कब स्टडी करते हैं, जब हमारे पास वॉल्यूम के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। लेकिन हमें वॉल्यूम के चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना है, हमें आइंस के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मेथड इनमें से चाहिए। तो वॉल्यूम तो ये तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि इसके अंदर तो वॉल्यूम का चेंज हम पढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी है यहां पे हमारे पास रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। अच्छा, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, आइंस के लिहाज से नहीं निकालते। किसके लिहाज से निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बारहा पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हो। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि भाई एक पेंसिल उठाई मैंने और एक पेंसिल को आधा पानी के अंदर डाल दिया, अब आधा वो बाहर है और आधा पानी के अंदर। तो जब आप दोनों को मतलब उस पेंसिल को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई वो पानी के अंदर थोड़ी सी टेढ़ी हुई है और बाहर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन जब आप पूरा पानी के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, वो ऐसा लगेगा भाई स्ट्रेट है। अब आधा पानी के अंदर और आधा हवा के अंदर है तो ऐसा लगेगा भाई वो पेंसिल नीचे से जब पानी में ना वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। ऐसा क्यों लगता है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर ऑब्जेक्ट का अलग होता है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ठीक है। तो अभी हमने ये इसकी बात नहीं करनी, तो अगर हम ऐसे पूरे टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जाहिर है वो फिर वो बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। कोशिश मेरी होती है कि आधे घंटे के अंदर अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर जो है लेक्चर को वाइंड अप करूं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ऐसा निकालना है, इसका मतलब भाई आयंस का तो कोई जिक्र नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। अच्छा, इसके अंदर भी हम बात करेंगे भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑप्टिकली एक्टिव होने की बात करेंगे, लेकिन आयंस का तो कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना एक्टिव है ऑप्टिकली, तो इसका आयंस से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब चौथा हमारे पास बचता है, तो जाहिर है एक तो चौथा बचता है तो शायद वही हो, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा समझेंगे कि क्यों होता है भाई ये सब। अच्छा, चौथा ऑप्शन हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। अच्छा, क्या होता है कि भाई व्हेन रिएक्शन इज डन विद आयंस सो कंडक्टिविटी वेरीज। अच्छा, एक चीज जो आपके पास नोट करो, क्योंकि आगे भी एक एमसीक्यूज आएगा उसके अंदर भी फिर मैं ये चीज आपको याद दिलाऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो निकलता है ना, वो निकलता है किसी भी प्रॉपर्टी के चेंज होने की वजह से। ये बात तो बस आप अपने पास नोट कर लो, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों निकलता है, कि भाई कब निकलता है, जब कोई भी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो रही होती है। अब जैसे कि हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, व्हेन रिएक्शन इज डन विद आयंस सो कंडक्टिविटी वेरीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर क्या होगा भाई, कंडक्टिविटी वेरी कर रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन निकल सकता है इससे। लेकिन कंडक्टिविटी वेरी तो हो रही है, लेकिन किसकी वजह से वेरी हो रही है, ड्यू टू द आयंस। तो आयंस के लिहाज से कंडक्टिविटी वेरी हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो निकलेगा। कंडक्टिविटी वेरी हो रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा, और निकल तो रहा है लेकिन किसके थ्रू निकल रहा है, आयंस के थ्रू निकल रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास सही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आप अपने पास नोट रखोगे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है किसी भी प्रॉपर्टी के वेरी होने की वजह से। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी वेरी होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली आयंस है, तो हमने आयंस इसके अंदर ऑप्शन ये सही कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी आप नोट करोगे कि कोई पता नहीं है कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है आपके पास, कौन से ऑप्शन से आपके पास कोई एमसीक्यूज बन के आता है, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। द केसी हैज फॉलोइंग यूनिट्स फॉर द रिएक्शन। केसी का जो यूनिट होगा इस रिएक्शन के लिए वो क्या होगा, ये तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं। केसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आपने वीडियो देखी है मेरी लास्ट की दो, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है भाई, एच आई, और एच आई के मोल कितने हैं, 2 हैं, तो पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के अंदर एच आई था, एच आई की पावर 2, रिएक्टेंट के अंदर H2 और I2, तो 1 + 1 इज ऑल्सो 2। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब। तो नीचे 2 मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2 कैंसिल आउट होगा, तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब यहां पे इस सिचुएशन में किसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द रेट इक्वेशन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट जो है किसी भी इक्वेशन का हम निकालते हैं भाई एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन दे दिया गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई रेट जो है, रेट बराबर है के CH3 यानी कि, अच्छा पहले तो ये देख लो कि भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है हमारे पास रेट लॉ का, वो है R = K कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि रेट लॉ इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे भाई, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। प्रोडक्ट केसी तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, लेकिन
ये तो एक जनरल चीज हो गई। अब यहां पे देखो रिएक्टेंट के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें, H2O भी है और ये CH3 3CBr भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहां पे कह रहे हैं कि भाई देखो एक्सपेरिमेंटली हमने एक चीज निकाल ली, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि भाई जो रेट डिपेंडेंट है वो ओनली ऑन वन रिएक्टेंट इज डिपेंडेंट, कि भाई ये सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट पे, H2O पे ये डिपेंडेंट नहीं है। तो अब आगे आपसे इतनी बात समझ आ गई। अब आगे हमसे कह रहे हैं कि हेंस इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा। अच्छा, ऑर्डर समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर जो है क्या होता है। ऑर्डर हम कहते हैं सम ऑफ पावर्स, यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट हैं उनका जब हम सम करेंगे ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जितनी भी जो भी हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर मौजूद है उनकी पावर्स को सम करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर निकल जाएगा। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होता है, ठीक है, कि भाई रेट जो भी चीज है, एक ये है ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इसको, दूसरा ये था तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इसकी पावर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1 हो जाती, इसकी पावर भी 1 हो जाती, तो 1 + 1 = 2। लेकिन अभी हमसे तो कह रहे हैं ना भाई, अगर हमें ये नहीं बताया हुआ होता ना, फिर उन्होंने बता दिया कि भाई रेट सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, H2 का कोई भी काम नहीं है अभी यहाँ पे, तो हम सिर्फ इसकी पावर को इंक्लूड करेंगे। इसकी पावर कितनी है भाई, 1 है, तो अगर 1 है इसकी पावर, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कब होता है, जब भाई पावर 1 हो। बिल्कुल इसी तरह ये मैं आपको दिखाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर कब होगा। फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा यहाँ इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर कब होगा, सेकंड ऑर्डर कब होगा और थर्ड ऑर्डर कब होगा। तो ये देखो, मैं आपको अगर बताऊं तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर कब होता है, ये देखो इस तरीके से हम निकालते हैं रेट लॉ कि भाई रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट होता है हमारे पास, रिएक्टेंट पे। अब देखो फॉर एग्जांपल हमने ऊपर वाली एग्जांपल ले ली कि भाई H2 और I2 था, अगर मैं इसका ऑर्डर निकाल लूं तो भाई H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1, तो 1 + 1 2, तो ऑर्डर कितना हो गया भाई, सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पे सिर्फ H2 होता, मैं इस रिएक्शन को सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ क्या है भाई, H2 है, तो सिर्फ H2 है तो उसकी पावर कितनी है, 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 + 1 होता तो ऑर्डर क्या हो जाता, थर्ड ऑर्डर हो जाता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर भी समझ आ गया, सेकंड ऑर्डर भी समझ आ गया, थर्ड ऑर्डर भी समझ आ गया। अब आपको ये बात पता चल गई कि भाई इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ ये मौजूद है, एक रिएक्टेंट मौजूद है जिसकी पावर कितनी नजर आ रही है हमें, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। बाकी हम देखते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल ऑर्डर क्या होता है, जब कोई भी ऑर्डर फ्रैक्शन के अंदर हो, तो 1 है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू 1 ही बन रही है, तो फ्रैक्शन के अंदर तो नहीं है 1/2 2/3 ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए फ्रैक्शन ऑर्डर तो नहीं हो सकता। बाकी सूडो ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, सूडो क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है हमारे पास कि भाई कोई भी किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई चीज हमें बता दी जाए कि भाई एक चीज एक्सिस में, तो आपको एक चीज पता है स्टेशियोमेट्री अगर आपने पढ़ा हो, साथ साथ में स्टेशियोमेट्री भी थोड़ा सा यू बता दूं, स्टेशियोमेट्री के अंदर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या काम क्या होता है कि भाई, अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए तो हम बोलते हैं भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो चीज जल्दी कंज्यूम हो जाए लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो चीज देर से कंज्यूम हो तो वो एक्सिस रिएक्टेंट। तो अगर ऐसे किसी भी रिएक्शन में बता दिया जाए कि भाई ये H2O एक्सिस में है और ये जो है ये क्या है, लिमिटिंग है, मतलब लिमिटिंग नहीं, एक चीज बता दी जाए कि भाई एक्सिस में है, तो हमें काम किससे होता है, एक्सिस वाले से काम नहीं होता, काम किससे होता है भाई, दूसरे से काम होता है। यहां पे देखो H2O हमने यूज तो नहीं किया,
तो इसका मतलब ये तो पता चल रहा है कि भाई काम किससे हमें यहाँ पे सिर्फ इससे काम है और इससे काम है। इसका मतलब एक चीज H2O क्या है भाई, एक्सिस में है और ये क्या है, लिमिटिंग में है। तो वो एक्सिस, जब जब भी एक चीज एक्सिस के अंदर हो और उसका ऑर्डर निकले तो वो सूडो ऑर्डर कहलाता है। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और H2O यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं हुआ। इस्तेमाल नहीं हुआ मतलब तो यही समझ आ रहा है ना कि भाई एक्सिस में होगा। एक चीज इस्तेमाल हुई दूसरी चीज नहीं हुई तो वो एक्सिस में होगी। तो एक्सिस में तो है, सूडो तो बन रहा है, लेकिन क्या सूडो का फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है? तो हाँ भाई, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, एक चीज एक्सिस में भी है और क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर भी बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पे फर्स्ट ऑर्डर का ऑप्शन तो है लेकिन हम इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि एक चीज एक्सिस में है, तो इसलिए हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो कहीं गलती से आप ऐसे उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगा दीजिएगा जिसके अंदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर मौजूद हो। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर आपने पहले देखना है फिर उसके बाद उसको लगाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, लिमिटिंग रिएक्टेंट अभी मैंने बताया दो चीजें हैं। मैं बोल रहा हूं एक लकड़ी है, मैंने 10 ग्राम ले ली, एक लोहा मैंने ले लिया, उतना ही ले लिया। ठीक है, तो अब दोनों सेम क्वांटिटी में, तो भाई अब क्या होगा, दोनों को रिएक्ट करवाया मैंने, तो आपको पता है कौन सी चीज जल्दी खत्म होगी, लकड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब कि भाई लकड़ी क्या होगी हमारे पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगी। लकड़ी क्या हो जाएगी भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि जो जल्दी कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। अब देखते हैं भाई क्या है ऑप्शन के लिए आंसर, इज मोस्टली अ चीपर सब्सटेंस एंड टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में तो हरगिज नहीं लेते, लार्ज क्वांटिटी में तो एक्सिस रिएक्टेंट होगा। ऑप्शन बी है, इज कंज्यूम्ड अर्ली, is consumed earlier and controls is consumed earlier and controls the amount of product formed in a chemical reaction. amount of product, अच्छा consume earlier, ये इतनी बात तो समझ आ रही है कि भाई जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। जो कम मिकदार में होगा वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और जो ज्यादा मिकदार में होगा वो देर से कंज्यूम होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें पता है कि भाई जल्दी कंज्यूम हो जाता है और कंट्रोल भी करता है। और मैंने बताया जो काम हम करते हैं वो किससे करते हैं, लिमिटिंग से करते हैं, अभी ऊपर वाले एमसीक्यूज में बताया। तो इसका मतलब कंट्रोल करेगा ना भाई अमाउंट ऑफ, तो जो काम हो रहा है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करेगा क्योंकि मेन चीज है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर लग रहा है, लेकिन सी पढ़ लेते हैं, गिव्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स देता है, ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, नहीं कम मिकदार में कम प्रोड्यूस करेगा। is left behind after the completion of reaction, और बच जाता है, तो बचेगा तो एक्सिस होता ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। The dash is a colorless volatile liquid at room temperature. HCl, HI, HF, HBr, इन चारों में से कौन सा जो है हमारे पास कलरलेस लिक्विड है? देखो HCl कलरलेस गैस है एट रूम टेम्परेचर, HBr भी कलरलेस गैस होती है, HI भी कलरलेस गैस होती है। ठीक है, सिर्फ एक HF है हमारे पास इन चारों में से जो कि कलरलेस लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। अब क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई जाती है, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई जाती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बता चुका हूं मैं, रिपीट करवा रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितनी भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके अमंग हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पड़ी तो उसका कॉन्सेप्ट लेना है आपने, तो चैप्टर जो लिक्विड का जो चैप्टर है, लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आप जाके इंटरमोलिकुलर फोर्स के जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जिसकी वजह से वो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे बहुत बहुत करीब करीब होते हैं। अब जितने करीब होंगे भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मॉलिक्यूल्स करीब होंगे। अब मॉलिक्यूल्स करीब है तो लिक्विड ही होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स से दूर दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट अ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू,
अ कैटलिस्ट इज यूज टू, कैटलिस्ट को क्यों यूज करते हैं भाई? अच्छा ये ऑप्शन, ये एमसीक्यू जो है हम एक काम करते हैं, पहले 8 पढ़ते हैं। पहले 8 का जो जो है नंबर 8 पे जो एमसीक्यूज है उसको पहले हम पढ़ेंगे, ताकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। फिर उसके बाद इस एमसीक्यूज को भी हम देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैस फेज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज नोन एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द कोलिजन इज नोन एज, वो क्या कहलाती है? अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन टू मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली कोलाइड टुगेदर। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो बस वो रिएक्शन हो गया, नहीं। मॉलिक्यूल प्रॉपरली with the high kinetic energy should collide together। आपस में कैसे कोलाइड करने चाहिए भाई? हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करने चाहिए, ताकि उनके दरमियान क्या हो सके? रिएक्शन हो सके। अच्छा, ये तो कोलिजन थ्योरी हो गया, ठीक है। अब 3 चीजें आपने समझनी है सबसे पहले। तो ये बस ये एक काम करते हैं, लास्ट एमसीक्यूज करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, 3 किस्म की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थोड़ा सा समझना, मैं बोल रहा हूं कि एक मैंने लकड़ी का पीस ले लिया या एक मैंने बोर्ड मार्कर ले लिया, ठीक है, एक बोर्ड मार्कर ले लिया, ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, तो देख लो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी पहले से मौजूद हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन प्लस इंटरनल। अब समझो, एक बोर्ड मार्कर है, मैं बोल रहा हूं बोर्ड मार्कर को किसी के साथ रिएक्शन करवाना है, जलाना है, मैं कह रहा हूं भाई जलाना है, ठीक है। अब जलाना है, अब कितनी हीट दूंगा भाई वो जल जाएगी? 100 जूल की हीट दे दूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 100 जूल की हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगी? 100 जूल की हीट पे ये मार्कर जल जाता है। अच्छा, आपने बोला, अच्छा मार्कर की पहले से एनर्जी जो मौजूद थी, हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई एनर्जी तो होती है ना। मार्कर की जो पहले से एनर्जी मौजूद थी वो थी 20 जूल की। कितनी थी भाई? 20 जूल की। मैं बोल रहा हूं कि भाई वो जलेगी कितने पे? तो आपने बोला भाई 100 पे जलेगी, ठीक है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी जो उसकी पहले से मौजूद है वो कितनी है भाई? 20 जूल। तो इसका मतलब मुझे कितनी हीट बाहर से देनी पड़ेगी भाई? इंटरनल एनर्जी 20 थी, कितनी हीट मैं इसको और दूंगा कि भाई ये जल जाए? तो आप बोलोगे कि भाई 20 पहले से मौजूद है, 100 पे जल रहा है, तो एक काम करो, इसको जो है ना 80 जूल की हीट दे दो, 80 जूल की हीट मजीद दे दो, तो 20 प्लस 80 वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 100, 100 मतलब जल गई। तो अब मैंने एनर्जी पहले से कितनी मौजूद थी भाई? 20 थी, तो पहले से जो मौजूद थी वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी। और मैंने जो अपने पास से हीट दी, अब ऐसा तो नहीं है ना मार्कर रखे रखे जल जाएगा, तो नहीं जलेगा, तो 20 पे तो नहीं जलता, तो भाई इंटरनल एनर्जी पे तो नहीं जलेगा। अब मैंने इसको एनर्जी जो दी अपने पास से जलाने के लिए, वो एनर्जी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। कि भाई मैंने उसको 80 जूल की एनर्जी दी, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब इंटरनल प्लस एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड। जो टोटल इंटरनल मौजूद थी, मतलब अब 100 पे जल रहा है ना, तो इंटरनल भी है उसके अंदर और एक्टिवेशन भी है, तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कौन सी एनर्जी निकल जाएगी भाई? थ्रेशोल्ड एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। अब दोबारा पढ़ते हैं, अब अच्छे तरीके से समझ आएगा। जो एनर्जी पहले से मौजूद है वो इंटरनल एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, स्टार्ट अ रिएक्शन इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन प्लस इंटरनल इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कोलिजन थ्योरी। अच्छा, इसके अंदर 3 डेफिनेशन ही पढ़ ली। अब एमसीक्यूज देखते हैं भाई। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन
यानी कि रिएक्शन स्टार्ट करने में वो एनर्जी क्या कहलाती है, अभी हमने पढ़ा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलूँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलूँ, एक ही बात है। हीट ऑफ रिएक्शन तो नहीं कहला सकती। हीट ऑफ रिएक्शन होता है कि भाई कितना जो है चेंज आया प्रोडक्ट, मतलब कि भाई रिएक्टेंट के अंदर 100 जूल की हीट थी, प्रोडक्ट के अंदर 80 रह गई, तो कितना चेंज आया भाई, वो 20 का चेंज आया, वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं स्पीड को, रेट मीन्स स्पीड, कोई इफेक्ट नहीं होता है भाई। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज अवर करेक्ट आंसर। तो अब तक यहीं पे रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम जो है इसको 2 से 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश मेरी होगी 3 के अंदर डिस्कस कर लूँ, चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।